हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवा फाउंडेशन। सो गाइस, जैसे तुमको पता है कि हम लोगों ने टोटल 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 फोर्स, चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर एंड चैप्टर नंबर 3 इज मशीन। तो ये 3 चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और जो आज हम कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि हम पूरा लेक्चर कवर करेंगे वन शॉट में। तो देखो, आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन, then cause of refraction, then laws of refraction, after that refractive index, next is relation between speed, frequency and wavelength, and last topic in this condition for a light ray to pass undeviated on refraction। तो ये टॉपिक सभी कवर करेंगे और इसके बाद फिर हम कुछ अदर टॉपिक्स को भी इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो जितने भी टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर में, तो वन शॉट में सब कुछ तुमको मिलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है रिफ्रैक्शन की कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो रिफ्रैक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो देखो, रिफ्रैक्शन का बहुत ही आसान मतलब है। इसमें देखो, तुम्हारे पास क्या है, 2 मीडियम होते हैं। इसमें तुम्हारे पास क्या होते हैं, 2 मीडियम होते हैं। एक रेयर मीडियम होता है और एक दूसरा डेंसर मीडियम होता है। तो तुमको ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास कितने मीडियम होते हैं, 2 मीडियम होते हैं। एक रेयर मीडियम होता है और दूसरा वाला जो होता है वो डेंसर मीडियम होता है। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि भाई रेयर मीडियम है हमारे पास, डेंसर मीडियम है, इनका मतलब क्या है। तो देखो, रेयर का मतलब होता है कि जिसके पार्टिकल क्या है, दूर दूर हो, और डेंसर का मतलब है कि जिस मीडियम में पार्टिकल क्या है, पास पास हो। तो हमेशा जब 2 मीडियम दिए जाएंगे तो उनमें से एक रेयर होगा और दूसरा क्या है, डेंसर होगा। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करें, जैसे एक हम क्या करते हैं, सरफेस ले लेते हैं। तो जैसे एक हमने क्या कर लिया, सरफेस ले लिया। अब सरफेस लेने के बाद हम मान लेते हैं कि भाई कोई रे ऑफ लाइट है जो कि आ रही है। जैसे ये रे ऑफ लाइट आई, जैसे ही रे ऑफ लाइट आती है वो किसी पॉइंट पे टकराती है। तो जैसे तुमको पता है कि इस पॉइंट पे टकराई है, तो इस पॉइंट पे बनाते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मीन्स होता है परपेंडिकुलर लाइन। तो ये हमने क्या कर लिया, एक नॉर्मल क्या बना लिया। अब जैसे ये हमारा नॉर्मल बन गया है, तो नॉर्मल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें डेविएशन शो करते हैं। या तो ये रे इधर जाएगी या तो ये रे क्या है, इधर आएगी। अब तुमको पता है कि ये रे ऑफ लाइट क्या है, इस तरीके से सीधी चली जाती है अगर दोनों तरफ क्या सेम मीडियम होता। अगर दोनों तरफ सेम मीडियम होता तो रे ऑफ लाइट क्या ऐसे सीधी चली जाती, लेकिन दोनों तरफ क्या सेम मीडियम नहीं है। तो अगर हम मान लें कि यहाँ पर क्या है, रेयर मीडियम है और यहाँ पर क्या है, डेंसर मीडियम है। फॉर एग्जाम्पल, रेयर में तुमने ले लिया एयर और डेंसर तुमने ले लिया ग्लास। इस टाइप का तुम्हारा क्या मीडियम है। अगर ऐसा है तो तुमको पता होना चाहिए, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो क्या होती है, नॉर्मल के टुवर्ड्स वेंड हो जाती है। नॉर्मल क्या था, ये लाइन आपकी क्या है, नॉर्मल है। तो जब रेयर से डेंसर जाता है रे ऑफ लाइट, तो वो क्या है, नॉर्मल के टुवर्ड बेंड हो जाता है। अब देखो, ये रे ऑफ लाइट क्या है, सीधी जानी चाहिए थी अगर मीडियम सेम होता, लेकिन इसको हमको नॉर्मल तक बेंड, नॉर्मल किधर है, इधर है, तो इधर बेंड करना, तो ये रे ऑफ लाइट क्या है, ऐसे निकल जाएगी। तो ये डायग्राम हो गया कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाने वाली है। तो अगर हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे तो इसको हमने बोल दिया कि ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन हो गया है। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है इसको हम कह देंगे हमारा भैया रिफ्रैक्शन हो गया है। तो अगर डेफिनेशन के फॉर्म में बोले तो क्या बोलेंगे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट्स फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो सिंपल सा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, देन इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। तो ये आपका रिफ्रैक्शन का क्या डेफिनेशन हो जाएगा। अब देखो, ये हो गया आपका रेयर से डेंसर में रिफ्रैक्शन कैसे हुआ। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाए, तो कैसे बनेगा डायग्राम, वो देखिए। देखो, एक हमने फिर से क्या कर लिया, सरफेस ले लिया। ऊपर ले लेते हैं हम लोग डेंसर मीडियम और नीचे हम लोग ले लेते हैं रेयर मीडियम। अब रे ऑफ लाइट सपोज करो ऐसे आया, अब ऐसे आया तो ये नॉर्मली क्या है, अगर मीडियम सेम होगा तो सीधी चली जाएगी, लेकिन सीधी तो जाने वाली नहीं क्योंकि मीडियम क्या है, बदल रहा है।
तो नॉर्मली आपकी इस तरीके से ये क्या है, जानी चाहिए थी, लेकिन आपको पता है कि मीडियम चेंज है तो ऐसे नहीं जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर रे ऑफ लाइट टकराती है वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं। यहाँ पे टकराई है ना, जब यहाँ पे टकराई तो यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे ना नॉर्मल। ये आपका बन गया नॉर्मल। अब डेंसर से रेयर में जा रही है, अब तुम खुद देखो सोच के, एक ऐसे मीडियम में से जा रही है जहाँ पे उसके पार्टिकल क्या थे, बिल्कुल पास थे। अब ऐसे मीडियम में जाएगी जिसके पार्टिकल क्या दूर दूर है, तो फिर क्या होगा, तो ये जो रे होगी वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। मतलब ये इधर जाए तो ये क्या है, ये नॉर्मल है हमारा, ये क्या है नॉर्मल, तो ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा, ऐसे करके अवे हो जाएगा। तो इसका पाथ ये था, तो ये क्या इस तरीके से अवे हो जाएगा। तो ये तुम्हारा डायग्राम हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है वो देखिएगा, नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहते हैं। जो रे डाली जाती है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ध्यान से सुन लो क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जो रे इधर आती है उसको कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, रिफ्रैक्टेड रे ये है ना, नॉर्मल ये है ना, तो ये जो एंगल होगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो इसी तरीके से आगे और चीज़ देखेंगे। अब तुमको पता है कि भाई इस डायग्राम के लिए जो सारी चीज़ें थी वो हमने क्या इंडिकेट कर दी हैं यहाँ पर। अब अगर इसी तरीके से हम इस डायग्राम में कहेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा इंसिडेंट रे। ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये आपको क्या है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। अगर ये चीज़ आप डायग्राम को ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए क्या है, इजी हो जाएंगी। तो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर होगा। अब इसमें कुछ और चीज़ें देखो, जैसे नेक्स्ट है आपका कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन का कारण क्या है। अगर देखो मैं तुमसे बात करूं कॉज की, तो देखो रिफ्रैक्शन का कारण है चेंज इन स्पीड। क्योंकि तुमको पता है कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या है, बदल जाती है। तो आप बोलोगे रीजन इसका क्या है, चेंज इन स्पीड। जो इसकी स्पीड होती है रे ऑफ लाइट की वो क्या है, बदल जाती है, उस वजह से हमारा रिफ्रैक्शन होता है। अगर रे ऑफ लाइट की स्पीड चेंज ना हो तो फिर हमारा क्या है, रे जैसी आई थी वैसी ही चली जाने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, कॉज क्या है, कॉज है चेंज इन स्पीड। फिर नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो भाई बात आती है कि भाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, उसको बात करते हैं। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में तुम्हारे दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ है। ध्यान से देखना क्या क्या है। फर्स्ट लॉ ये है कि जो तुम्हारी इंसिडेंट रे है, तुम्हारी जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो तुम्हारा नॉर्मल है, जो तुम्हारी इंसिडेंट रे है, तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है और तुम्हारा जो नॉर्मल है, ये सारे के सारे क्या होने वाले हैं, सेम प्लेन में होने वाले हैं। ये सारे के सारे क्या है, सेम प्लेन में रहने वाले हैं। और दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो साइन आई अपॉन साइन आर के क्या है, इक्वल होता है। वो साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होता है।
अगर इसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में बात करें तो हम बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। ये तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलेंगे? सेकंड लॉ बोलेंगे व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये आपका हो जाएगा सेकंड लॉ। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपका हो गया। फिर नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कुछ नहीं करना है आपको, इसके लिए आपको लिखना है n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और इसके लिए आप डेफिनेशन क्या बोलोगे? ध्यान से सुनो, डेफिनेशन आप बोलोगे, ध्यान से देखिएगा। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। तो ये आप क्या है, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलोगे। फिर से सुन लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, इस तरीके से आप ले सकते हो सिस्टमैटिक वे में। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम कैन बी डिफाइंड एज द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो इसके लिए एक रिलेशन होता है स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा क्या होता है? v इक्वल टू एफ लैम्डा। v क्या है? स्पीड, f क्या है? फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो ये आपका रिलेशन हो जाता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। फिर लास्ट है कंडीशन फॉर लाइट रे टू पास अनडेविएटेड। अब देखो, हमको वो कंडीशन देखना है कि जहां पर रे ऑफ लाइट क्या है, जैसे जा रही थी वो वैसे ही चली जाए, उसमें कोई भी डेविएशन ना हो। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है? तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा रेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले डायग्राम को रेज कर देता हूं जिससे कि आप समझ सकें। तो नेक्स्ट और जो टॉपिक है तुम्हारा वो है कंडीशन फॉर लाइट रे टू अनडेविएटेड। तो टॉपिक क्या है? कंडीशंस फॉर अ लाइट रे टू पास अनडेविएटेड ऑन रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन पर वो कंडीशन बताइए जहां पर लाइट रे में कोई भी डेविएशन नहीं होने वाला है। तो देखना ध्यान से। देखो, पहली क्या सिचुएशन हो सकती है, जैसे हम इसमें बात करें। देखो, अगर लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आई, अगर लाइट रे क्या है, नॉर्मल के अलोंग आई, तो ये जैसे आई थी वैसे ही क्या है, निकल जाएगी। मतलब फर्स्ट कंडीशन है कि नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है कि जिधर नॉर्मल है वहीं से रे ऑफ लाइट क्या है, पास हो। अब यार, ये रे ऑफ लाइट है, अगर इस पर नॉर्मल बनाओगे तो इसी पे तो जाएगा नॉर्मल, और जब इसी पे नॉर्मल जाएगा तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 0। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? 0। 0 क्यों हो गया? क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंस रे सेम पोजीशन पर है, और अगर सेम लाइन पर है तो इसका मतलब आई और आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, पहली कंडीशन है अगर लाइट रे अनडेविएटेड रहती है रिफ्रैक्शन पे तो वो तभी पॉसिबल है जब नॉर्मल इंसिडेंस हो, मींस आई और आर की वैल्यू क्या हो? 0। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखो, दूसरी कंडीशन हो सकती है
कि जैसे एक हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, एक सरफेस ले लिया। अब ये रे ऐसे आई थी और ऐसे ही चली गई, ये रे क्या है, ऐसे आई थी और ऐसे ही चली गई। अब ये रे जैसी आई थी वैसी चली गई, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पर नॉर्मल बनाओगे, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि भाई लाइट रे जिस पॉइंट पे टकराती है वही नॉर्मल बनता है। अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से नॉर्मल बनाया, तो नॉर्मल बनाने पे ये एंगल तुम्हारा क्या होगा, इंसिडेंट रे का R, और ये एंगल क्या होगा, IR। तो सॉरी, इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल क्या होगा, I, और रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल से एंगल क्या होगा, R। अब देखो इस सिचुएशन में जो I और R है वो अगर सेम होता है, अगर I और R की वैल्यू क्या है, सेम होती है, तो फिर ऐसा क्या है, हो सकता है। लेकिन I और R सेम तभी होगा जब ये रे सीधी जाएगी, और ये रे सीधी कब जाएगी, जब दोनों तरफ जो मीडियम होगा वो क्या होगा, सेम मीडियम होगा। मतलब मीडियम शुड बी सेम, मीडियम शुड बी सेम। तो ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान देने वाली बात यह है, पहली कंडीशन है कि भाई नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए जहां पर I और R की वैल्यू 0 हो जाती है। दूसरी कंडीशन है कि जो मीडियम है वो सेम होना चाहिए। अगर मीडियम सेम होगा तो I और R की वैल्यू भी क्या है, सेम हो जाएगी। बिकॉज अगर लाइट रे को अनडेविएट करना है, अनडेविएट का मतलब होता है जैसे आई थी वैसे चली गई। एक हमने तरीका ये बताया, ऐसे आ जाए, ये कब हो रहा है, जब नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, और ये कब हो रहा है, जब मीडियम दोनों तरफ क्या सेम हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में और सेम मीडियम के केस में हमारा जो पाथ है लाइट रे का वो अनडेविएटेड रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स तुमको रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग समझ में आए होंगे डेफिनेटली। और इसके अलावा और भी अभी आपके टॉपिक्स हैं, उनको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं सब कुछ, और फिर आगे के सारे टॉपिक्स क्या कवर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो देखो हम देखेंगे कि भाई प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का क्या मतलब है। तो देखो सबसे पहले बात आती है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का क्या मीनिंग है, देखो नाम से ही क्लियर है। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी मीन्स लाइट रे जैसे गई थी वैसे ही अगर वापस आ जाती है तो उसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब देखो लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो उसमें भी हम लोग वही बोल देंगे कि भाई लाइट जिस पाथ पर जाती है उसी पाथ पर वापस आ जाती है। तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द पाथ ऑफ आवर लाइट रे इज रिवर्स्ड। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाइट रे का जो पाथ होगा वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें क्या ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है, तो यह बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसके लिए कैसा डायग्राम बनेगा तो वो देखते हैं। तो देखो इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना होगा। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सरफेस ले लेते हैं। अब सरफेस लेने के बाद एक लाइट रे लेते हैं जिसको हम क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। तो ये हमने क्या करा दिया, लाइट रे इंसिडेंट करा दिया। अब लाइट रे इंसिडेंट कराया तो क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल बन गया। अब नॉर्मल बनने के बाद क्या करेंगे, अब आपको पता है कि भाई यहाँ क्या है, रेयर मीडियम है और यहाँ हम ले लेते हैं डेंसर मीडियम। तो लाइट रे सीधा जाना चाहिए था, लाइट रे ऐसे करके क्या सीधा जाना चाहिए था। लेकिन आपको पता है रेयर से डेंसर है, तो क्या करोगे आप, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर दोगे। तो ये लाइट रे हम क्या करते हैं, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल। तो ये हमने क्या बेंड कर दिया। अब देखो अगर हम क्या कर दें, ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक मिरर लगा दें। जैसे हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पे मिरर लगा दिया। अब मिरर पे जैसे ही लाइट रे टकराएगी तो वो क्या करेगी, वापस जाएगी। तो ये हमने एरो क्या है, वापस जाने का ऐसा लगा दिया। तो मिरर की प्रॉपर्टी होती है जिस एंगल पे लाइट रे आती है उसी एंगल पे वापस जाती है। तो लाइट रे क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो सिंपली वे में तुमने देखा कि भाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में क्या हुआ, लाइट रे किसी पाथ पर आ रही थी,
फिर उसी पाथ पर वापस चली गई, तो इसको तुमने बोला रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब इसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें कि भाई एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करेंगे, तो एक्सप्रेशन के लिए आप मान लो कि ये है आपका मीडियम नंबर 1 और नीचे है आपका मीडियम नंबर 2। अगर मीडियम 1 ऊपर है 2 नीचे है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रही है, तो लिखोगे 1 and 2 इक्वल क्या लिखोगे, ये एंगल आपका I और ये एंगल आपका R। तो आप लिखोगे 1 and 2 मतलब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे गई, तो 1 and 2 पहले मीडियम का एंगल साइन I, दूसरे मीडियम का एंगल साइन R। इसको डाल दोगे इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या होगा, अब हम रिवर्स के लिए लिखेंगे। लाइट रे सेकंड मीडियम से फर्स्ट वाले में आ रही है, अगर लाइट रे सेकंड मीडियम से फर्स्ट वाले में आ रही है तो हो जाएगा 2 and 1 इक्वल साइन सेकंड मीडियम में एंगल क्या है R और फर्स्ट मीडियम में एंगल क्या है I, तो साइन R अपॉन साइन I। तो ये एंगल का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जिस मीडियम से रे जाती है जिस मीडियम में, उसी के अकॉर्डिंग एंगल भी हम लोग लेते हैं। फर्स्ट से सेकंड में जब लाइट रे गया था तो साइन I अपॉन साइन R करा था, और जब सेकंड से फर्स्ट में गया है तो साइन R अपॉन साइन I किया है, और उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और ये टर्म में इस टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन I। तो ये आपका इतना हो गया। अब देखो साइन I से साइन I कट गया, साइन R से साइन R कट गया, तो आपका आ जाएगा 1 and 2 इंटू 2 and 1 इक्वल टू 1। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो और लगा के 2 and 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 and 2, ऐसे भी आप इसको क्या लिख सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के लिए हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। तो आपको ये एग्जाम में क्या है, ड्राइव करना होता है। जब आप ड्राइव करेंगे तो आपको क्या है, फुल मार्क्स क्या है मिल जाएंगे, और अगर आप ड्राइव नहीं करेंगे तो फिर आपको एग्जाम में क्या है, फुल मार्क्स वगैरह क्या है नहीं मिलेंगे। तो इसलिए एग्जाम में ड्राइव करना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे सपोज करो आपके पास ये कोई ग्लास का ब्लॉक है। अब ग्लास के ब्लॉक से इंसिडेंट रे जाएगी और इमर्जेंट रे भी निकलेगी। अब इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखिएगा, एक आपके पास ग्लास का ब्लॉक है, उससे आपने लाइट रे इंसिडेंट कराई, फिर एक इमर्जेंट रे निकलेगी, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको बोलोगे लेटरल डिस्प्लेसमेट। कैसे होगा मैं तुमको डायग्राम बना के दिखाऊंगा। तो अगर डेफिनेशन अगर देखना चाहोगे तो डेफिनेशन तुम देख सकते हो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इंसिडेंट रे और तुम्हारा इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको कहोगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो मैं तुमको बता के दिखाता हूँ। तो जैसे हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक ग्लास का ब्लॉक है। अब ग्लास के ब्लॉक में हम क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं। तो जैसे ये मैंने आपके लिए एक रे ऑफ लाइट का इंसिडेंट करा दी। अब आपको पता है ये रे ऑफ लाइट है। अगर सपोज करो सारे मीडियम सेम है, अंदर बाहर सब कुछ सेम मीडियम है, अगर सेम है तो रे ऑफ लाइट ऐसे तो जाएगी भाई। अगर मीडियम सेम होगा तो ये रे ऑफ लाइट सीधी जाएगी। लेकिन यह समस्या तो यही है कि सेम ही तो नहीं है। सेम होती तो कोई दिक्कत ही ना होती, लेकिन सेम ऐसे दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट गिरती है उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। तो ये हमने नॉर्मल बनाया। अब आपको पता है ऊपर क्या है, एयर है, ये अंदर क्या है, ग्लास है। अब क्या हो रहा है, एयर से ग्लास में जा रही है रे,
तो रेयर से डेंसर हुआ, और रेयर से डेंसर हुआ तो इसका मतलब क्या है, रे नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाएगी। इधर नॉर्मल था तो इधर हमने क्या बेंड करा दिया। अब बेंड कराओगे तो ये सीधी इस तरीके से क्या निकलेगी। अब फिर से यहाँ गिलास से फिर एयर में जा रही है, तो फिर से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। तो ये हम क्या करते हैं, इस तरीके से नॉर्मल बना लेते हैं। अब आपको पता है कि डेंसर से रेयर में जा रही है, कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में, तो इसका मतलब क्या, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। अब इसको नॉर्मल से आप अवे कर दो, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, अवे कर दिया। तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, और ये जो हमारी हो गई वो हो गई इमर्जेंट रे। तो ये हमारी हो गई इमर्जेंट रे। तो ये आपको डायग्राम क्लियर होगा। अब देखो ये इंसिडेंट रे थी और ये इमर्जेंट रे है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट की मैं तुमसे क्या है बात कर रहा था, ठीक है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको देखना है। क्या पॉइंट्स देखना है कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखो तुमको डायग्राम से क्लियर होगा कि पहली चीज तो है कि ये जो मटेरियल है इस पे डिपेंड करेगा। इस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अगर मटेरियल पे डिपेंड करेगा तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक पे क्या है, डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद तुमको ये भी पता है कि ये इंसिडेंट रे तुम किस एंगल पे इंसिडेंट करा रहे हो नॉर्मल से, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो दूसरा पॉइंट होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा। फिर तीसरा होगा कि भाई ये गिलास की थिकनेस कितनी है, इतना मोटा गिलास है या इतना मोटा गिलास है कि इतना मोटा गिलास है, इस पे डिपेंड करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है तुम्हारा थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, दूसरा है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो तुम्हारा तीसरा है वो है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया। अगर मैं तुमसे शॉर्ट में तुमको फॉर्मूला दूं तो टी, आई और एन, तो टिन पर डिपेंड करेगा। टिन मतलब थिकनेस पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो ध्यान रखिएगा टिन पर डिपेंड करेगा। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट टिन पर डिपेंड करता है। टिन मतलब T फॉर थिकनेस, I फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड N फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया। तो ओवरऑल सारी चीज़ें तुमको मैंने बताई, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब इसके अलावा और भी अभी आपके टॉपिक्स हैं जिनको अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, तो चलो इसके रेज कर लेते हैं, बाकी का आगे देखते हैं। नाउ गाइस, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रिज्म। तो देखो अब हम प्रिज्म को देखेंगे। तो देखो प्रिज्म के लिए सबसे पहले जानेंगे कि भाई प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म को तुमको मालूम होगा कि भाई एक ये तुम्हारा क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसका जो फ्रंट व्यू होता है वो ट्रायंगल के फॉर्म में होता है। तो ये जैसे हमने क्या कर दिया है, ये आपका प्रिज्म बना दिया है। तो एक्चुअल में प्रिज्म की क्या है, बैक साइड में भी सरफेस होता है, लेकिन जब हम सामने से देखते हैं तो जो हमारा फ्रंट व्यू आता है वो ट्रायंगल के शेप में आता है। तो नॉर्मली जब हम प्रिज्म को बनाते हैं तो वो इसी शेप में क्या बना देते हैं। और जो टॉप में ये जो एंगल बोलते हैं इसको हम लोग प्रिज्म एंगल बोल देते हैं, और जो साइड के जो सरफेस होते हैं उनको रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बोल देते हैं। तो प्रिज्म के लिए मेन हमारा जो है वो है डेरिवेशन, कि भाई ड्राइव कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा सा प्रिज्म बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद हम उसके लिए डेरिवेशन करेंगे कि भाई कैसे हमको डेरिवेशन ड्राइव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। तो इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक प्रिज्म बड़ा सा बना के उसके बाद इसको देखते हैं। तो डायग्राम सबसे ज़्यादा जरूरी है क्लियर होना। तो डायग्राम को आप लोग बहुत अच्छे से समझना। देखो हम क्या करते हैं, जैसे एक एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे ये हमने क्या है बना लिया, और ये हमारा क्या है, प्रिज्म का काम क्या है करेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, अब हमको रे ऑफ लाइट बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट क्या है ऐसे करके बना लेते हैं, जिसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। अब आपको पता है कि सरफेस ये है,
ये हमारा क्या सरफेस है। अब सरफेस पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। तो जैसे ये सरफेस है तो इसका जो नॉर्मल है वो इस तरीके से जाएगा। तो ये सरफेस है, इसका ये नॉर्मल है वो इस तरीके से जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल से जो एंगल होगा वो क्या होगा, आई। तो इसको हमने बोल दिया है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे रेयर से डेंसर में जा रही है, इधर एयर है, इधर तुम्हारा क्या है, ग्लास है। तो जब रे तुम्हारी रेयर से डेंसर में जा रही है तो हम क्या करेंगे, जब रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या है, बेंड हो जाता है। तो नॉर्मल इधर है तो इधर ऐसे करके हम लोग क्या कर देंगे, बेंड कर देंगे। ये हमने बेंड कर दिया। बेंड करने के बाद अब आपको फिर से पता है कि इधर एयर है, ये गिलास है, फिर से इधर एयर है। अब एयर है तो क्या करेंगे, यहाँ फिर से हम लोग क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। अब ये सरफेस ये है तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर कैसे जाएगा, इस सरफेस का परपेंडिकुलर इस तरीके से जाएगा। तो ये सरफेस का जो परपेंडिकुलर है वो इस तरीके से जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, सरफेस पे जो परपेंडिकुलर है उसको ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि डेंसर से रेयर जा रहा है तो नॉर्मल से अवे होगा, मीन्स नॉर्मल से दूर होगा। तो रे ऑफ लाइट हमारा क्या कर देंगे, इस नॉर्मल से अवे कर देंगे। और ये एंगल हमारा हम क्या है, कुछ नाम दे देंगे। जैसे इसको हम लोग नाम दे देते हैं I2। तो स्टार्टिंग वाले को आप I1 नेम बोल दो, लास्ट वाले को आप I2 बोल दो। इस एंगल को आप R1 बोल दो और इस एंगल को आप R2 बोल दो और इसको आप बोल दो प्रिज्म एंगल A। तो यहां तक मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम डायग्राम में नहीं होगी। अब क्या करेंगे, इनकी हम नेमिंग बोल देंगे पॉइंट्स के। इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया। अब देखो इस डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो रे थी हमारी इंसिडेंट रे, ये अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई। भाई अगर ये रे हमारी स्टार्टिंग में थी तो ये रे कैसे जा रही थी, ये रे हमारी इस तरीके से सीधा जा रही थी। ये रे क्या कर रही थी, हमारी सीधा जा रही थी। लेकिन ये अपने पाथ से क्या हो गई, डेविएट हो गई। कितना डेविएट हो गई, ये अपने पाथ से डेविएट हो गई। इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं इस वाली रे को तो हमको पता चल जाएगा ये अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई। तो अपने पाथ से इतना रे क्या है, डेविएट हो गई। जितना रे अपने पाथ से डेविएट हो जाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। अब देखो ध्यान से देखना, ये आप रे देखो ध्यान से, एक रे ये जा रही है, एक रे ये जा रही है, दोनों कैसी हैं, आपस में क्रॉस कर रही हैं। तो दो रे हैं, एक रे ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है। अब ये तुमको पता है कि जब ये रे ऐसे जा रही है, तुमको पता है कि ये रे ऐसे जा रही है, ये भी डॉटेड वाली है, ये भी डॉटेड वाली है। जब ये रे तुम्हारी इस तरीके से जा रही हैं, तुमको पता है ये एंगल क्या है, आई है। ये एंगल क्या है तुम्हारा, I1 दिया गया है। तो ये एंगल भी तो I1 हो जाएगा। अगर ये एंगल I1 है तो वर्टिकली अपोजिट के थ्रू ये एंगल भी तुम्हारा I1 हो जाएगा। अब इनके बीच में से एक ही ऐसे लाइन जा रही थी, ये रे वाली, ये यहाँ पे ऐसे बेंड हो गई थी और ये एंगल, इतना एंगल हमारा क्या हो रहा था, R1 हो रहा था। क्या हो रहा था हमारा, R1 हो रहा था। तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1। क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1। ये डायग्राम से तुमको मैंने समझाने के लिए बनाया है और इसका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो हमारा काम है ये एंगल निकालना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल हो जाएगा I1 माइनस R1। फिर इसी तरीके से एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। देखो ध्यान से, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। जिस तरीके से ये I2 है उसी तरीके से ये पूरा क्या हो जाएगा, I2। और इस I2 को हटाओगे तो ये बचेगा I2 माइनस R2।
तो ये बचेगा I2 माइनस R2। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा I1 माइनस R1 और ये हो जाएगा I2 माइनस R2। ये डायग्राम तुमको इतना आना ही चाहिए। जब ये डायग्राम आएगा तभी तुम्हारा डेरिवेशन आएगा। अब देखो तुम्हारा क्या है, ये ट्राइंगल बन रहा है। देखो ये देखो ध्यान से, इसका हम कुछ नाम देते हैं, जैसे इसको M कह देते हैं, इसको N कह देते हैं, इसको O कह देते हैं, इसको P कह देते हैं, इस पॉइंट को। अब देखो ध्यान से, जो ये ट्राइंगल बन रहा है MOP, ये देखो ट्राइंगल MOP क्या बन रहा है, ट्राइंगल MOP। ये M है, ये O है, ये P है, क्या बन रहा है, ट्राइंगल MOP बन रहा है। तो ध्यान से देखो ट्राइंगल क्या बन रहा है, MOP बन रहा है। ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है। देखो ध्यान से, ये एंगल तुम्हारा क्या है, डेल्टा है। ये एंगल क्या है तुम्हारा, I1 माइनस R1 है और ये एंगल तुम्हारा I2 माइनस R2 है। तो तुमने पढ़ा होगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो एंगल होता है वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं इसको बताना चाहूँगा कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है। जैसे अगर हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं और उसमें एक ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक्स्ट्रा, तो ये जो एंगल होगा इसको अगर हम Z बोल दें तो ये इंटीरियर एंगल के सम के क्या है, इक्वल होगा। Z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब बगल वाले एंगल को छोड़ दो, अब बचे हुए दो एंगल उनके सम के इक्वल होता है। सेम उसी तरीके जो डेल्टा होगा वो I1 माइनस R1 और I2 माइनस R2 के सम के क्या है, इक्वल होगा। तो जब हमारा एग्जाम होगा बोर्ड का तो हमको बहुत सारे डायग्राम नहीं बना के दिखाना है, हमको सिर्फ क्या लिमिटेड डायग्राम बनाना है। जो एक्स्ट्रा डायग्राम से मैं तुमको तुम्हारे लिए हटा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो दिखाना है सिर्फ हमको उतना ही लिखना है अभी बोर्ड पे। तो हमको ये डायग्राम नहीं दिखाना है और ना ही ये डायग्राम दिखाना है और ना ही ये डायग्राम दिखाना है। ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हारे समझाने के लिए मैंने क्या है अलग से बना दिए हैं। तो ये डायग्राम आपको पेपर में नहीं दिखाना है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या मैंने भी तुमको बताई, जो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी वो सम होगा I1 माइनस R1 और I2 माइनस R2। तो ध्यान से तुमने अगर ज्योमेट्री का ये देखा होगा कॉन्सेप्ट जो मैं तुमको बताया था तो अच्छे समझ में आया होगा। अगर तुमने नहीं देखा ध्यान से तो एक बार फिर से इसको वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर तुमको याद करना तुम्हारी मजबूरी हो जाएगा। तो कोशिश कर लो कि समझ लो, अदरवाइज फिर तो तुम याद करना तुमको पड़ेगा। तो समझाया मैं तुमको बहुत अच्छे तुम समझो। तो देखो हमारा डेल्टा की वैल्यू हो गई I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ये हमने किस में लिया था, ये हमने लिया था ट्राइंगल MOP में। तो ध्यान रखिएगा, इन ट्राइंगल MOP क्या लगाया था, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाया था। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाया था। तो डेल्टा हमारा आ जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। I1 I2 को साथ में ले लेंगे तो हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2। डेल्टा तुम्हारा हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लो R1 प्लस R2। इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि अच्छे से आ गया होगा। अब बात करेंगे फिर से आगे इस डायग्राम में। देखो ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल को देखिए OPN को। किसको देखेंगे, OPN को। अगर OPN को देखिए तो देखिए इन R1 R2 और ये ट्रायंगल में ये जो एंगल N है इसका सम क्या होगा, इसका सम तुम्हारा हो जाएगा 180। तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OPN R1 प्लस R2 प्लस एंगल ONP, इसका सम क्या होगा 180। इसका सम क्या होगा 180 होगा। और अगर यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहें
ONP की, तो देखो क्या आएगा, एंगल ONP हो जाएगा। चलो फाइंड करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही लिख के आप छोड़ दो। इसको आप बोल दो क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इतना ही बस आपके लिए सफिशिएंट है। फिर क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर लेंगे। कोऑर्डिनेटर देखो कौन सा लेंगे, कोऑर्डिनेटर AONPA। तो कोऑर्डिनेटर ध्यान रखिए, आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर लेंगे। अब देखो कोऑर्डिनेटर कौन सा लेंगे, AONP। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कौन सा कोऑर्डिनेटर ले रहे हैं, AONP। ये कोऑर्डिनेटर हम लोग क्या ले रहे हैं। तो जब ये कोऑर्डिनेटर हम लोग लेंगे तो क्या होगा, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम बोलेंगे एंगल ए मतलब प्रिज्म एंगल ए प्लस एंगल ONP, इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद 2 और 3 को देखेंगे, फ्रॉम 2 and 3 में देखिए तो RHS क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, RHS क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा, मतलब R1 R2 और एंगल ONP इक्वल हो जाएगा A प्लस एंगल ONP। अब देखो ONP RHS में भी है, ONP LHS में भी है, तो ONP से ONP कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली हमारा आ जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल A आ जाएगा। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 भी बोल देंगे। अब आगे अगर हम आते हैं तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर R1 प्लस R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 इन इक्वेशन 1। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या डाल देंगे। जब वैल्यू को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी I1 प्लस I2 माइनस A। तो ये हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन ये आ गया। तो फाइनली हमारे पास हमको 2 एक्सप्रेशन हमारे आ चुके हैं। अगर हम फाइनली लिखें तो हमारे 2 एक्सप्रेशन आ चुके हैं जो हमारे प्रिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला आ गया प्रिज्म एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2, और दूसरा आ गया है डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। तो ध्यान रखिएगा A क्या है, A है हमारा प्रिज्म एंगल और डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर प्रिज्म। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए हमको क्या है, एक्सप्रेशन को ड्राइव करना होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रिज्म का, ये तुम्हारा डेरिवेशन को लेके कंप्लीट हो चुका है। तो इस पूरे डेरिवेशन को अगर समझा होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ के करिएगा तो आप इस डेरिवेशन को एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज होता क्या है कि हम जब चीज़ों को लर्न करके पेपर में जाते हैं तो पेपर में हमको लगता है कि भैया हमको सब कुछ आ रहा है, लेकिन रियलिटी में तुमको बता रहा हूँ कि ये डायग्राम ही पेपर में नहीं बनता है, और जिसका डायग्राम बन जाता है उसके जो टर्म्स होते हैं ज्योमेट्री वाले, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाते हैं, और उसका जो ये डेरिवेशन वो करना चाहता है वो क्या है, वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम में स्टिक कर जाता है, वहीं वो फंसा रह जाता है। और जब वो फंसा रह जाता है तो फिर वो पढ़ना क्या तरीके से वेस्ट हो जाता है, बिकॉज यार तुम्हारा आंसर तुमको पेपर में करना था वो तुम्हारा गलत हो गया। अब तुम गलत आंसर की थोड़ी पढ़ रहे थे, अब गलत हो गया तो तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते उस समय। तो इसलिए डायग्राम को समझ के बहुत अच्छे से करना। अब इसी प्रिज्म में कुछ हमारे केसेस वगैरह हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो जो प्रिज्म का डेरिवेशन वाला पोर्शन है वो आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता है। प्रिज्म एंगल फाइंड करने के लिए आए तो 1 तक फाइंड करेंगे, अगर आपका एंगल ऑफ डेविएशन तक फाइंड करने के लिए आए तो आपको यहाँ तक करना है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो भी देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह सकता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द
प्रिज्म एंगल फॉर द प्रिज्म, ये फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डेविएशन फॉर द प्रिज्म, तो ये आ सकता है। अब इसके बाद जो केसेस होते हैं कुछ प्रिज्म के, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, फिर आगे कवर करते हैं। तो डायग्राम को हम बना रहने देते हैं, बिकॉज डायग्राम से जो आगे की कुछ चीज़ें हैं प्रिज्म की वो देखने वाले हैं, और बाकी का चीज़ें हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें अभी हमारे काम नहीं आने वाली हैं। तो प्रिज्म का जो ये डेरिवेशन, इसको आप ज़रूर अच्छे से तैयार करिएगा, बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और इसके न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आते हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो कौन सा टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। जो आपका वो डेल्टा था ना, डेल्टा, उसी की बात की जा रही है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अभी आपने पढ़ा था कि डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, I1 प्लस I2 माइनस ए। अभी ये आपने क्या अच्छे से पढ़ा हुआ था। अब अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो किस पर डिपेंड करेगा, पहली चीज़ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा। यहाँ से आपको दिख रहा है किस पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट पॉइंट आप ये कह सकते हो। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, दूसरा तुम्हारा डिपेंड करेगा प्रिज्म एंगल पे डिपेंड करेगा। तो ये तुम्हारा ए है ना, तो किस पे डिपेंड करेगा, प्रिज्म एंगल पर। तो इसको ब्रैकेट में लिखते भी जाओ, आई पे डिपेंड कर रहा है और ए पे डिपेंड कर रहा है। फिर इसके बाद तुम्हारी बात आती है और किस पे डिपेंड करेगा। अब तुमको पता है कि भाई ये हमारा प्रिज्म बना हुआ था। जब ये हमारा प्रिज्म बना हुआ था तो ये क्या है, ये मटेरियल है। तो ये मटेरियल, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पर डिपेंड करेगा। अब ये रे ऑफ लाइट जा रही है, इस पर भी डिपेंड करेगा, बिकॉज क्योंकि आपकी जो लाइट होती है उसकी क्या वेवलेंथ है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो लास्ट हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो ये हमारे 4 फैक्टर हैं जिन पर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा, आई पर डिपेंड करेगा, ए पर डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पर डिपेंड करेगा। देखो बच्चों, एक चीज़ और मैं तुमको बताता हूँ। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म जो होता है उसके 2 सिंबल होते हैं। एक तो आप एन से इंडिकेट कर सकते हो और दूसरा आप क्या कर सकते हो, म्यू से इंडिकेट कर सकते हो। दोनों ही तुम्हारे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप जरूर ध्यान रखना कि कई बुक्स में क्या होता है कि जैसे आप अलग अलग पब्लिकेशन की अगर बुक देखेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलेगी, तो उस जगह को कंफ्यूज नहीं होना है। बिकॉज आप जब 11th में आएंगे, 12th में आएंगे तो कई बार आपको एन दिखाई देगा, तो आप सोचोगे यार मैं तो कभी ये पढ़ा ही नहीं था, लेकिन एक्चुअल में आप पढ़ चुके हो, तो एन को ही म्यू बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने तुमको बता दिया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा, आई है, ए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म म्यू है और वेवलेंथ ऑफ द लाइट लैम्डा है। तो इन पर ये सारे पॉइंट डिपेंड करते हैं। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट देखते हैं जो कि हमारे प्रिज्म से रिलेटेड है। तो इसको थोड़ा हम लोग इरेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अब देखो, मिनिमम डेविएशन का एक केस और होता है, वो और देखना भी हमको, उसका डायग्राम भी देखना है। अब देखो, मिनिमम डेविएशन की हम लोग बात करते हैं। मिनिमम डेविएशन की कि प्रिज्म में जो मिनिमम डेविएशन है वो कब होगा और उसका डायग्राम कैसे बनेगा। अब देखो, मिनिमम डेविएशन कब होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो देखो, मिनिमम डेविएशन तुम्हारा तब होगा जब I1 और I2 की वैल्यू सेम होगी। तो हम बोलेंगे फॉर मिनिमम डेविएशन I1 इक्वल टू I2, इसको आप इक्वल मान लो I के।
तो जब I1 I2 की वैल्यू इक्वल होगी तो हमारा मिनिमम डेविएशन अकर करेगा। अगर I1 I2 सेम नहीं होगा तो भाई मिनिमम डेविएशन हमारा नहीं होने वाला है। तो इस केस में हमने पढ़ा था कि भाई डेल्टा की तो वैल्यू क्या थी, I1 प्लस I2 माइनस ए। लेकिन अगर हमको मिनिमम डेविएशन लिखना है तो यहाँ डेल्टा की जगह लिखेंगे डेल्टा एम इक्वल टू I1 I2 जगह लिखेंगे आई और यहाँ लिखेंगे ए का ए, तो I प्लस आई माइनस ए, तो डेल्टा एम हमारा हो जाएगा 2I माइनस ए। तो ये हमारा आ जाएगा मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला। अब इसी तरीके से अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, क्या लेंगे, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, और यहाँ पर हम लोग लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ध्यान रखेंगे वाई एक्सिस पे क्या लेना है, वाई एक्सिस पे लेना है एंगल ऑफ डेविएशन और एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो डायग्राम जाता है प्रैक्टिकली बनाने पे वो इस टाइप से जाता है। तो ये हमारा क्या डायग्राम जाता है डेल्टा वर्सेस आई के लिए। तो ध्यान रखिएगा डेल्टा वर्सेस आई के लिए ये हमारा क्या डायग्राम जाता है। अब इसका जो बॉटम का पॉइंट होता है, जो ये हमारा बॉटम का पॉइंट है, यहाँ पर ये जो बॉटम का पॉइंट है यहाँ पर I1 और I2 की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा आता है उसको हम कहते हैं मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम। तो मिनिमम डेविएशन का डायग्राम इस तरीके से हमको क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसी के साथ ये जो प्रिज्म का पूरा पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं ऐसी तो कोई चीज़ जो तुम्हारे लिए छूट गई हो। तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि कोई भी अभी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारे लिए छूट गई हो। तो ओवरऑल जो प्रिज्म का पूरा पोर्शन है वो तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम कुछ रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। तो एक बार इसको हम पूरा इरेज करेंगे, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें कवर करेंगे। बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर तुम बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इस टॉपिक को जरूर और जरूर तैयार करना। तुम मान के चलो कि इसका क्वेश्चन 100% तुम्हारा आएगा ही आएगा। या तो क्रिटिकल एंगल पूछेगा आपसे, या तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपसे पूछेगा, या फिर आपसे जो है कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपसे पूछा जाएगा। इनमें से क्वेश्चन आपको बिल्कुल श्योर है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डायग्राम से समझना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं तुमसे बात करता हूँ एक नॉर्मल डायग्राम की, तो जैसे अगर मैं एक ये सरफेस लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक ये सरफेस लेता हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ कि बेटा यहाँ पर आपका क्या डेंसर मीडियम है और यहाँ पर आपका क्या रेयर मीडियम है, और मैं आपसे बोलता हूँ कि बेटा आपको क्या करना है, इंसिडेंट रे यहाँ से पास कराना है। तो आप कहोगे सर करा देंगे। आप कहोगे सर नॉर्मल बना लीजिए। नॉर्मल बनाने के बाद आप क्या करना, आपको पता है कि सर रे कहाँ से कहाँ जा रही है। सर आपको पता है कि रे डेंसर से रेयर जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल से अबे हो जाएगी। तो नॉर्मल यहाँ पर है, तो नॉर्मल से आप इसको दूर कर दो, तो ये आपने दूर कर दिया। तो ये हमारा डायग्राम क्या बन जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये एंगल हमारा आई हो जाएगा और ये एंगल हमारा क्या है, आर हो जाएगा। तो ये डायग्राम बन गया। ये डायग्राम हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ा भी था। अब अगर इसी जगह हम क्या करते हैं, एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। अब अगर हम क्या करें, इस रे को इधर लेके आएं, क्या करें, इस रे को इधर लेके आएं, तो ये रे नीचे जाएगी। तो अगर हम आई की एक ऐसी वैल्यू सेट कर लें, अगर हम आई की एक ऐसी वैल्यू सेट कर लें कि नॉर्मल से पास होने के बाद, नॉर्मल से पास होने के बाद जो हमारा रे है वो इस लाइन के अलोंग हो जाए। अगर रे इस लाइन के अलोंग हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, अगर रिफ्रैक्टेड रे इस लाइन के अलोंग हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल होगा आर, इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बनेगा इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो हुआ क्या, एक रे ऑफ लाइट गई, जाने के बाद ये रे क्या है, इसी लाइन के अलोंग हो गई, और यहाँ पर हमारा जो एंगल आर की वैल्यू वो 90 हो गई। अब ये जिस एंगल पर हुई है वो तो आपको पता है कि इंसिडेंस एंगल है।
अब उस इंसिडेंस एंगल को आप क्या बोलोगे? उस इंसिडेंस एंगल को आप जो है क्रिटिकल एंगल बोलोगे, मतलब आई की वैल्यू आप सी के इक्वल लिख दोगे। तो आपने क्या देखा, अगर नॉर्मल डायग्राम है तो आई और आर क्या है तुमने देखा है, लेकिन जब क्रिटिकल एंगल की बात आप करते हो, अगर आई को आप क्रिटिकल एंगल बोल रहे हो तो उस केस में आर की वैल्यू आप क्या बोल रहे हो? 90 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप क्रिटिकल एंगल बोल रहे हो तो उस जगह आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर आप थोड़ा सा इधर किया तो भाई ये डायग्राम बन गया, 90 हो गया, हम और इधर कर देंगे तो ये अंदर आ जाएगी। तो बिल्कुल आ जाएगी। तो क्या करेंगे, एक डायग्राम और बनाएंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, रे को पास करेंगे, अब थोड़ा और इधर पास करेंगे। अब अगर इधर हमने और कर दिया रे को, अगर इस रे को हम थोड़ा सा इधर और कर दें, इस तरीके से बनाएं, देखो ध्यान से, अगर इस रे को हमने और इधर कर दिया तो क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रे अभी क्या है, इस रे में क्या हो रहा था, ध्यान से देखो, ये रे क्या कर रही थी, बगल वाली 90 बना रही थी यहाँ पर ऊपर। तो ये रे इधर आई तो ये रे अंदर आ जाएगी, तो ये रे इधर ना जाके ये अंदर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंसिडेंट रे ने क्या किया, डेंसर मीडियम से पास किया और फिर से ही वो डेंसर मीडियम में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, रे टोटल वापस हो गई। अगर रे टोटल वापस हो गई तो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल मतलब अंदर, जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में वापस आ गई, तो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये कब होता है, ये तब होता है जब यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है। ये कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी क्या था, हमारा डेंसर था और यहाँ पर हमारा क्या था, रेयरर था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर कुछ बच्चे पूछेंगे, सर ये डायग्राम में आई इक्वल टू सी बोल दिया, इसमें आई ग्रेटर देन सी बोल दिया, तो इसमें क्या बोलेंगे? तो बेटा इसमें आई लेस देन सी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो जितने भी हम नॉर्मल डायग्राम पढ़ते हैं वो आई लेस देन सी पर हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये तो हमने क्या है, एक डायग्राम के बेसिस पे पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर एग्जाम में डायग्राम के अलावा हमको लिखना होता है, कैसे लिखेंगे? तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की, देखो कैसे लिखेंगे। देखना ध्यान से, जो ध्यान से देखना, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। फिर से देखिएगा, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। फिर से एक बार सुन लो, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। सिमिलरली अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो, कैसे बोलेंगे? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लोग बोलेंगे व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, at an angle of incidence greater than critical angle, then ray will reflected back into the denser medium. This is called total internal reflection. फिर से एक बार देख सकते हो, when a ray of light passing from denser medium to rarer medium at an angle of incidence greater than critical angle, then light ray totally reflected back into the denser medium. This phenomenon is called total internal reflection. तो ये तुम्हारा डेफिनेशन लिखने का तरीका भी हो गया है। तो ये तुम्हारा जो क्लियर है वो हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो डायग्राम में ही कंडीशन छुपी हुई हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डायग्राम से ही कंडीशन निकाल सकते हो। कुछ बच्चों को दिख रही होंगी, कुछ को नहीं दिख रही होंगी। तो देखो ध्यान से देखो क्या दिख रही है कंडीशन, आई की वैल्यू सी से ज़्यादा होनी चाहिए।
तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा क्या दिख रहा है, रे डेंसर से रेरर में ही जानी चाहिए, अदरवाइज TIR होगा ही नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन आप बोलोगे रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर सेकंड आप बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल। तो आप बोलोगे फर्स्ट कंडीशन रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, और सेकंड कंडीशन आप बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, किसको लेके, क्रिटिकल एंगल को लेके एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लेके। और इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, अच्छा परफॉर्मेंस देके आना है। अब बेटा एक हमारा जो लास्ट टॉपिक है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेरिवेशन पर बेस्ड है, वो हमको और करना है, वो है हमारा रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। तो उसको देखने के लिए एक बार बोर्ड को रेज करते हैं और फिर आपको एकदम अच्छे से हर एक चीज़ समझाते हैं। तो चलो अपने बोर्ड को रेज कर लेते हैं। बच्चों क्रिटिकल एंगल के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो अभी मैं तुमको बताने वाला हूँ, जो कि अभी तुमको मैंने नहीं बताया है। तो चलो यार इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में कई बार आता है। तो डेरिवेशन है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको बस एक डायग्राम बनाना है क्रिटिकल एंगल का। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल एंगल का डायग्राम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर डेंसर मीडियम लेते हैं और ऊपर लेते हैं हम लोग कैसा मीडियम, रेरर मीडियम। और लेने के बाद क्या करते हैं, एक रे पास कराते हैं, और जब रे पास कराते हैं तो ये रे क्या करती है, ये रे क्या करती है, ये रे जब रिफ्रैक्टेड में पास होती है तो ये इसके क्या है, अलोंग हो जाती है। और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू होती है 90 डिग्री, और यहाँ पर I की वैल्यू क्या होती है, C होती है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अब इस डायग्राम के बेसिस पे हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तुमको मैंने बताया था कि भाई म्यू से रिप्रेजेंट कर लो। अब जैसे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, अब रे कहाँ जा रही है, डेंसर से रेरर। तो हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो मीडियम है वो है ग्लास, और ऊपर जो मीडियम है वो है एयर। तो ग्लास को G से रिप्रेजेंट करते हैं और एयर को A से। तो कहाँ से कहाँ रे जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है। तो हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है रे। तो लिखेंगे G म्यू A इक्वल साइन एंगल क्या है यहाँ पर, साइन C। I की वैल्यू यहाँ पर क्या है, C, और यहाँ पर क्या है, R की वैल्यू 90। तो साइन C अपॉन साइन 90। तो वही फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया, म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R वाला। ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, म्यू इक्वल साइन I अपॉन साइन R वाला, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया है। म्यू की जगह क्या हो गया, ग्लास से एयर में जा रही थी रे, तो G म्यू A इक्वल I की जगह C और R की जगह 90। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ANG। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ANG। साइन C अपनी जगह लिखेंगे और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा, देखना ध्यान से, 1 इक्वल ANG इंटू साइन C। अगर यहाँ से आप ANG की वैल्यू, यहाँ से आप अगर ANG की वैल्यू निकालोगे तो ANG की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 अपॉन साइन C। तो ये हमारा रिलेशन ड्राइव हो गया है किस किस के बीच में, ये हमारा रिलेशन ड्राइव हो गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में और क्रिटिकल एंगल के बीच में। और यही हमको क्या ड्राइव करना था। तो आपको ये एक्सप्रेशन अपने एग्जाम में क्या ड्राइव करके आना है। तो ये कंप्लीट हमारा हो गया है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो वो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब इसके बाद हमारा एक डेरिवेशन है और उसके रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, वो अभी हम लोग कवर करने वाले। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उन डेफिनेशंस को कवर करेंगे। तो चलो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको भी अभी हम लोग क्या है देख लेते हैं। तो तुमको मैं बता देता हूँ कि भाई क्या रिमेनिंग बचा हुआ है। तो रिमेनिंग जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है वो बचा हुआ है रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट। तो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ एंड शिफ्ट। ये हमको बस करना है और उसके बाद इसका डेरिवेशन करना है। उसी के साथ हमारा चैप्टर क्या है कंप्लीट है। सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या है कवर कर ली हैं, कोई भी चीज़ हमारा छूटा हुआ नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ और शिफ्ट। देखो कैसे होगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल डेप्थ की। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल डेप्थ की कि रियल डेप्थ क्या होगा। देखो सारी चीज़ें एक साथ हम लोग देखेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है इंटरकनेक्टेड हैं। रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ और शिफ्ट, इन तीनों चीज़ों को एक साथ देखेंगे। अब देखो होता क्या है, जैसे सपोज करो कि तुम्हारे घर में एक ड्रम है। अब ड्रम में क्या हो गया, तुम्हारे घर में जो मग्गा है ना वो गिर गया। अब हमारे घर में मान लो एक ड्रम है, उसमें मग्गा क्या गिर गया है। अगर मग्गा गिर गया है तो तुम क्या करोगे, तुम उसको उठाने का प्रयास करो कि भैया मग्गा निकाल लें, उसके बाद हम लोग को नहाना तो भैया हम नहा लेंगे, यही तो करोगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब हम ऊपर से देखते हैं ड्रम के अंदर तो हमको लगता है कि जो मग्गा है वो पास में है, लेकिन जब हम लोग हाथ डालते हैं ड्रम के अंदर तो हमको पता चलता है कि यार मग्गा तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है, मग्गा तो काफ़ी नीचे है, ऐसा लगता है। तो एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हमको क्या पास दिखाई देता है, मग्गा हमको नज़र आता है पास में, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है और नीचे होता है। इसलिए हमको जो है वो मग्गा निकालने में प्रॉब्लम होती है। हमको लगता है कि वो पास में है लेकिन वो होता है एक्चुअल में दूर में है। तो जो उसकी एक्चुअल डेप्थ होती है, जो उसकी एक्चुअल गहराई होती है उसको कहते हैं रियल डेप्थ, और जो हमको नजर आती है उसको कहते हैं अपैरेंट डेप्थ। और शिफ्ट किसको कहते हैं, अगर रियल डेप्थ से अपैरेंट डेप्थ को माइनस कर देते हैं तो उसको कहते हैं शिफ्ट। तो ध्यान रखिएगा, शिफ्ट उसको कहते हैं जब आप रियल डेप्थ से अपैरेंट डेप्थ को माइनस कर दोगे तो हम कह देंगे शिफ्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका हमको क्या करना है, डेरिवेशन करना है कि भाई डेरिवेशन कैसे हम लोग करेंगे। तो बहुत ही आसान है, देखिएगा ध्यान से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या एक सरफेस बनाना है। तो जैसे हमने क्या किया, एक सरफेस बना लिया। अब सरफेस बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे वाटर। क्या ले लेंगे, सरफेस में नीचे वाटर ले लेंगे। अब ये हमने क्या कर लिया है, वाटर ले लिया है। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है ये हमारी वाटर वाली लाइन है। तो ये हमने क्या कर लिया, वाटर ले लिया है। तो इस तरीके से आप इसको भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, वाटर ऐसे हमारा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अच्छी बात है भाई, वाटर फ्लो कर रहा है। अब क्या करेंगे, एक हम ऑब्जेक्ट लेंगे, एक हम क्या करेंगे, पानी के अंदर ऑब्जेक्ट लेंगे। अब बात आती है कि भैया ऑब्जेक्ट लेंगे तो क्या होगा, अरे ऑब्जेक्ट लोगे तो वहाँ से रे वगैरह निकलेगी। तो मान लेते हैं कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो एक रे क्या करेगी, यहाँ से इस तरीके से सीधा जाएगी। एक रे क्या करेगी, यहाँ से सीधा जाएगी। तो ये रे हमारी क्या बिल्कुल सीधा क्या है, निकल गई, ठीक है। और एक रे क्या करेगी, एक रे यहाँ से क्या टेढ़ा जाएगी। यह आपको मैंने पढ़ाया था कि जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें सीधा रे जाती है तो वो सीधा चली जाती है। एक ये हमारी क्या है, रे थोड़ा टेढ़ा जा रही है, तो भाई जाने दो, टेढ़ा जा रही है तो दिक्कत की बात क्या है। अब जब ये टेढ़ा जा रही है तो यहाँ पर क्या करोगे, आपको पता है इधर क्या है, पानी है, ऊपर क्या है, एयर है। तो तुमको मालूम है नीचे क्या है, आपका वाटर है।
और ऊपर आपका क्या है, ऊपर आपका एयर है, और यहाँ पर एक हमने क्या ऑब्जर्वर को बैठाल दिया है कि भैया तुम देखो रे कैसे कैसे आ रही है। तो ये बैठा हुआ देख रहा है, वहाँ पे ऑब्जर्वर क्या बैठा हुआ देख रहा है। तो वो कहेगा कि भैया नॉर्मल बनाइए, यहाँ पे जल्दी से रिफ्रैक्शन करना है तो नॉर्मल बनाइए। तो हमने क्या कर दिया, ये इस तरीके से हमने कहा चलो भैया नॉर्मल बना देते हैं जल्दी से। तो ये हमने क्या कर दिया, नॉर्मल बना दिया। अब नॉर्मल बना दिया तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये एंगल होता है नॉर्मल से रे का, उसको आई कहते हैं। नॉर्मल का जो एंगल होता है वो आई होता है इंसिडेंट रे से। और जो रे होगी वो जब डेंसर से रेयरर में जाएगी, जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो इसको क्या कर दूँ, नॉर्मल से दूर कर दूँ, तो ये हमारी क्या है, रे दूर चली जाती है। अब ये जब दूर जाएगी तो ये एंगल हमारा होगा स्मॉल आर। क्या होगा, स्मॉल आर। तो इतना डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, इतना डायग्राम आपको क्या अच्छे से समझ में आना चाहिए। अभी जो नॉर्मल वाली लाइन है ये स्ट्रेट होती है, थोड़ा मुझे लगता है कि टेढ़ी टेढ़ी से दिख रही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये आपको स्ट्रेट बनानी है, टेढ़ा नहीं जानी चाहिए आपकी। तो इस तरीके से ये क्या है, जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेट जानी चाहिए, ध्यान रखिएगा, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर टेढ़ी होगी तो भाई डायग्राम में जब आप बनाओगे ना तो थोड़ा बेकार लगेगा डायग्राम, तो सीधी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये रे क्या है, जो नॉर्मल वाली है वो सीधी रहती है, तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको बोल दो आप ओ। अब देखो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उससे पूछेंगे, उससे हम क्या पूछेंगे कि भाई साहब आप ये बताओ कि ये रे कहाँ से आ रही है। जो बाहर बंदा बैठा है उससे हम पूछेंगे भाई साहब ये रे कहाँ से आ रही है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि ये रे ऐसे आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये रे जहाँ पर पीछे जाएगी, ये रे जहाँ पर पीछे जाएगी वो तो भाई बताएगा ना कि भाई यहाँ से रे आ रही है। तो ये रे देखो ऐसे जा रही है, तो ये रे क्या इस तरीके से पीछे आएगी। तो ये रे जब इस तरीके से पीछे आएगी तो वो यही कहेगा कि भाई यहाँ से रे क्या कर रही है, आ रही है। तो उसको क्या है, वो यही बताएगा कि भैया रे यहाँ से आ रही है, यही तो बोलेगा वो। भाई उसको जो दिखेगा वो तो भाई बताएगा, बाहर वाला। भाई बाहर वाला बंदा बोलेगा कि जो ये जो रे है ना वो यहाँ से आ रही होगी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं आई, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आई। और इस पॉइंट को आप कुछ नाम दे दो ए, इस पॉइंट को आप कुछ बोल दो पी। तो ये डायग्राम हमारा क्या बनना चाहिए। यहाँ तक अगर बन जाएगा तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूँ। एक रे ये पैरेलल है और एक रे ये पैरेलल है, तो ये दोनों रे क्या है, पैरेलल है, नॉर्मल वाली। ये दोनों रे क्या है, पैरेलल है। और एक ये लाइन क्या है, इसको क्रॉस कर रही है, ये देखो लाइन क्रॉस कर रही है, तिरछी लाइन ये क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो ये एंगल आर है, तो ये एंगल भी क्या है, आर होगा। तो ये एंगल भी आर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये एंगल भी आर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्मॉल आर। सिमिलरली आप देखिएगा ध्यान से, ये और ये पैरेलल है और ये वाली लाइन देखो क्रॉस कर रही है, ये लाइन देखो क्रॉस कर रही है, ये लाइन, ये तिरछी लाइन ये क्रॉस कर रही है। एक लाइन ये पैरेलल है, एक लाइन ये पैरेलल है, ये क्रॉस कर रही है देखो। तो ये एंगल और ये एंगल तुम्हारा क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि तुम्हारा क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, मींस अल्टरनेट एंगल तुम्हारा हो रहा है। तो आई के केस में क्या हो रहा है, अल्टरनेट एंगल हो रहा है, और आर के केस में हो रहा है क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है और आई वाला तुम्हारा क्या, अल्टरनेट एंगल हो रहा है। तो इसलिए तुमको क्या है, ये डायग्राम के जो एंगल है वो समझ में आने चाहिए। जब इतना आ जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। अब बात आती है डेरिवेशन को कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए अभी हम लोग आगे इसको ड्राइव करके देखते हैं कि कैसे ये ड्राइव होने वाला है। चलो उसको देखते हैं। तो इसको थोड़ा हम लोग इरेज कर लेते हैं जिससे कि आप डेरिवेशन को अच्छे से कर सकें।
अब देखो जो तुम्हारी बुक में मीडियम लिया गया है ना, उसमें वाटर की जगह उन्होंने क्या है मीडियम बोल दिया है तो वास्तव में वाटर, लेकिन उसको उन्होंने मीडियम लिख दिया है। अगर तुम यहाँ पे मीडियम लिखोगे, अगर यहाँ पर हम एक वाटर ना करके इसको एक मीडियम कंसीडर कर लें, तो मीडियम के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम और एयर के लिए रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए। अब देखो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर हम लोग क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ लगाएंगे पॉइंट P पर, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। तो देखो क्या होगा, मीडियम से एयर में जा रही है रे, तो मीडियम से एयर में जा रही है रे, तो एम म्यू ए इक्वल क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। आई से आर एंगल हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। अब हमको साइन आई और साइन आर की वैल्यू चाहिए, तो साइन आई की वैल्यू निकालेंगे देखो यहां से, तो ट्राइंगल एपीओ से, ट्राइंगल एपीओ से हम लोग क्या करेंगे, साइन आई की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ध्यान से देखना, ये एंगल है और ये ट्राइंगल है। देखो साइन आई की वैल्यू देखिए, परपेंडिकुलर मतलब एपी, परपेंडिकुलर मतलब एपी अपॉन हाइपोटेन्यूस ओपी, तो एपी अपॉन ओपी हो जाएगा हमारा। सिमिलरली इस ट्राइंगल को देखेंगे, आई वाले ट्राइंगल को एपी आई में, तो इन ट्राइंगल एपी आई इसमें क्या करेंगे, साइन आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन आर। साइन आर क्या होगा, इसके सामने परपेंडिकुलर मतलब एपी, परपेंडिकुलर क्या होगा एपी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा आईपी, तो ये हो जाएगा हमारा आईपी। तो ये दोनों वैल्यू हमने क्या है निकाल ली है। अब ये साइन आई और साइन आर की वैल्यू, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, म्यू एम म्यू ए इक्वल टू साइन आई की वैल्यू ए पी अपॉन ओ पी, क्या है ए पी अपॉन ओ पी, और साइन आर की वैल्यू क्या है ए पी अपॉन आई पी। तो इसको अगर हम इंटू लगा के लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं आई पी अपॉन ए पी। ये रूल होता है मैथ का, जो टर्म नीचे दिया गया है अगर उसको हम इंटू में लिखना चाहें तो उल्टा करके इंटू में लिख सकते हैं। तो ए पी अपॉन आई पी की जगह हम लिख सकते हैं इंटू लगा के आई पी अपॉन ए पी। तो ध्यान से देखो ए पी से ए पी कट गया, तो एम म्यू ए, एम म्यू ए क्या आ जाएगा हमारा, हमारा जो एम म्यू ए आ जाएगा आई पी अपॉन ओ पी, आई पी अपॉन ओ पी। अब देखो ध्यान से डायग्राम में आई से लेके पी का जो डिस्टेंस होगा ना, आई से लेके जो पी का डिस्टेंस होगा ना, वो देखो क्या होगा, वो तुमको समझना है। तो देखो आई से लेके पी का डिस्टेंस वही होगा जो आई से लेके ए का डिस्टेंस होगा। या ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या बहुत पास पास होंगे, बिकॉज ए पॉइंट और पी पॉइंट क्या बहुत पास पास होंगे। लेकिन तुम कह रहे हो सर ये तो इतने दूर दूर है, तो बेटा डायग्राम में तुमको इसलिए दूर दूर बना के बताया गया है जिससे कि आप ये समझ सको कि डायग्राम में ये एंगल का जो क्लियर व्यू है वो आप देख सको, इसलिए आपको क्या दूर बना के बताया गया। लेकिन वास्तव में रियलिटी में ए पॉइंट और पी पॉइंट क्या बहुत पास पास होंगे, इसलिए आई पी की वैल्यू आई ए के क्या है इक्वल होगी। तो आप लिखोगे बिकॉज पॉइंट ए एंड पॉइंट पी आर वेरी नियर, देयरफॉर आई पी इक्वल टू आई ए। तो आई पी की जगह हम लोग लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम म्यू ए। जब हम लोग लिखेंगे तो आई पी की जगह लिख देंगे आई ए, और सिमिलरली ओ से लेके पी की जो डिस्टेंस होगी वो वही होगी जो ओ से लेके ए की डिस्टेंस होगी, बिकॉज ए और पी क्या है पास पास हैं। तो यहाँ लिख देंगे ओ ए। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एम म्यू ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन ए म्यू एम इक्वल टू लिख सकते हैं आई ए अपॉन ओ ए। अगर हमको वैल्यू लिखनी है यहाँ पे तो देखना, ध्यान से देखना, 1 अपॉन ए म्यू एम इक्वल क्या हो जाएगा, आई से लेके ए का डिस्टेंस क्या है
इसको कहते हैं अपेरेंट डेप्थ। क्या कहते हैं? अपेरेंट डेप्थ। तो यहां लिखेंगे अपेरेंट डेप्थ। और ओ से लेके ए का डिस्टेंस, क्या ओ से लेके ए का डिस्टेंस, ये क्या है? रियल डेप्थ। क्योंकि वास्तव में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो ऊपर था, लेकिन ऑब्जर्वर जो बाहर बैठा था उसको नजर कहाँ आ रहा था? उसको नजर आई पर आ रहा था। तो इसलिए यहां लिखेंगे रियल डेप्थ। अब क्या करेंगे? रियल डेप्थ का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल डेप्थ अपॉन ए म्यू एम, रियल डेप्थ अपॉन ए म्यू एम की वैल्यू आ जाएगी अपेरेंट डेप्थ। और यही हमको अपेरेंट डेप्थ क्या करनी थी? फाइंड करनी थी। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन हमारा ड्राइव हो चुका है कि जो अपेरेंट डेप्थ होगा, इसको हम थोड़ा अगर सिस्टमेटिक वे में लिख लें तो हम लिखेंगे अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड में ए म्यू एम। और ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ड्राइव हो जाता है, जो कि हमको अपने अपेरेंट डेप्थ के लिए निकालना होता है। तो बच्चों, ये ज्योमेट्री पर बेस्ड डायग्राम होता है, इसलिए तुमको समझना होता है कि भाई किस तरीके से ये डायग्राम बनता है। सिमिलर वे पर ये तुमको मैंने सारे पॉइंट्स बताए। अगर मैं तुमको शॉर्ट में रिवाइज करवाऊँ तो तुमको तो कैसे रिवाइज करवाऊँगा? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक आपको ऑब्जेक्ट ले लेना है, ऑब्जेक्ट से रे पास कराना है। रे पास कराने के बाद इसका रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा उसको लगेगा कि भाई ये रे क्या इधर से आ रहा है, जिसको हमने आई बोल दिया है। तो ये डेप्थ तुम्हारी होगी अपेरेंट डेप्थ और ये डेप्थ तुम्हारी होगी रियल डेप्थ। तो हमने क्या करना है? स्नेल लॉ लगाना है मीडियम से एयर के लिए। तो मीडियम से एयर के लिए साइन आई अपॉन साइन आर हो गया। इसके बाद साइन आई की वैल्यू निकाला, साइन आर की वैल्यू निकाला। इन दोनों वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया। रखने के बाद हमारे पास आई पी अपॉन ओ पी आ गया। आई पी अपॉन ओ पी आने के बाद हमने बोला ए और पी पॉइंट क्या है? नियर है, इसलिए ओ से पी की डिस्टेंस ओ से एक इक्वल होगी और आई से लेके पी की डिस्टेंस आई से लेके एक इक्वल होगी। जब हमने ये सब्स्टिट्यूट किया तो फिर हमारा आ गया आई ए अपॉन ओ ए। जब आई ए अपॉन ओ ए आ गया तो इसको हमने लिखा 1 अपॉन ए म्यू एम। फिर इसके बाद आई ए को हमने लिखा अपेरेंट डेप्थ और ओ ए को लिखा हमने रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ की हमारी वैल्यू आ गई, सॉरी अपेरेंट डेप्थ की हमारी वैल्यू आ गई रियल डेप्थ अपॉन ए म्यू एम। तो ये हमारा इसका डेरिवेशन क्या हो गया है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी तुम्हारा एक चीज़ और रह गया, शिफ्ट निकालना रह गया है, वो भी अभी हम लोग क्या है देख लेते हैं। तो इतना आप देखो, अगर तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो। तो अभी हम लोग जो शिफ्ट है वो भी अभी निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद हमारा चैप्टर क्या कंप्लीट हो जाता है। तो शिफ्ट निकालने के लिए हम थोड़ा क्या है इरेज करेंगे, उसके बाद शिफ्ट निकालेंगे। तो इतना आपको आ गया होगा, तो थोड़ा मैं क्या करता हूँ इरेज कर लेता हूँ। तो वैसे अब इस डायग्राम की कोई नीड नहीं है हमको, तो हम इस डायग्राम को इरेज कर देते हैं और यहाँ पर क्या शिफ्ट निकाल के आपको दिखा देते हैं। इस डायग्राम की कोई विशेष नीड अब हमारे पास रह नहीं गई कि जो हमको इसमें कुछ अभी लगाना है, शिफ्ट निकालने के कुछ भी नहीं लगाना है। तो डायग्राम को इरेज करके अभी हम लोग क्या शिफ्ट निकाल लेते हैं। तो देखते हैं कि भाई शिफ्ट कैसे आएगा। तो देखो, शिफ्ट निकालने के लिए आपको बहुत ही आसान काम करना है। शिफ्ट हमारा होता है रियल डेप्थ, क्या होता है रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। क्या होता है रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ की जगह आप रियल डेप्थ लिख दो, रियल डेप्थ की जगह आप रियल डेप्थ लिख दो, माइनस का माइनस लगा दो। और अपेरेंट डेप्थ क्या है आपका? रियल डेप्थ अपॉन ए म्यू एम। तो आप लिख दो यहाँ पे रियल डेप्थ डिवाइड बाई ए म्यू एम। अब आपको क्या करना है? रियल डेप्थ को कॉमन लेना है। तो रियल डेप्थ कॉमन ले लो। जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1। जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1। ऊपर क्या बचेगा? 1। तो 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू एम। और ये शिफ्ट था, इसको आप शिफ्ट क्या है लिखे रहिए। तो फाइनली शिफ्ट की जो हमारी वैल्यू है वो क्या आ गई? रियल डेप्थ ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू एम। तो इस तरीके से जो हमारा कंप्लीट
डेरिवेशन है वो हो गया है। अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ पूछा जाता है अपेरेंट डेप्थ फाइंड करो तो आपको यहाँ तक करना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि शिफ्ट फाइंड करो तो आपको यहाँ तक करना है। अगर आपको दोनों पूछे जाते हैं तो आपको पूरा करना है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें तुमको समझ में आई होंगी और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तुम्हारे लिए मैंने क्या डिस्क्राइब किया, हर एक चीज़ तुमको बताई है। अब बच्चों एक जो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी समझ लो। अब देखो आपको मैंने चैप्टर तो पढ़ा दिया है, चैप्टर तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन इस चैप्टर के जो आपके लिए टेस्ट हैं कि भाई इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनके प्रैक्टिस करना है, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं जिनके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है ऐप का, इसके अलावा हमारे जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो सब करवाते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होते हैं जो तुम्हारे एग्ज़ाम को लेकर होते हैं, तो वो सब कुछ क्या है एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको एक कोर्स के फॉर्म में दिए जा रहे हैं। तो अगर कोई भी बच्चा कोर्स बाई करना चाहता है फिजिक्स के लिए तो वो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फिजिक्स के लिए कोर्स को अगर बाई करना चाहे तो डेफिनेटली बाई कर सकता है। और अगर किसी बच्चे को सिर्फ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो कि भाई हमको सिर्फ नोट्स चाहिए बाकी चीज़ हम मैनेज कर लेंगे, तो वो बच्चा क्या है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सिर्फ नोट्स को भी क्या है ले सकता है। तो चॉइस तुम्हारे ऊपर है कि तुम कोर्स लेना चाहते हो पूरा फिजिक्स का या फिर तुम सिर्फ नोट्स चाहते हो। जो लेना चाहते हो तुम डेफिनेटली ले सकते हो। ये जो कोर्स है, कोर्स में तुम्हारा सब कुछ है, हर एक चीज़ तुमको मिल जाएगी, तुम्हारी क्लासेस भी हो जाएंगी, तुम्हारे नोट्स भी हो जाएंगे, तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाएंगे, तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरीथिंग तुमको मिल जाएगा। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे उसमें क्लिक करके एक बार क्या तुम चेकआउट कर सकते हो, और नोट्स का भी लिंक तुमको मिल जाएगा, उसको भी तुम क्या चेकआउट कर सकते हो। और कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, कोई तुम्हारा डाउट है तुम पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आज का ये जो लेक्चर था वो तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरीके से जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे, और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का, इनको देखने के लिए बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है 2024 फिजिक्स ICSE क्लास में। इस प्लेलिस्ट में जाकर तुम क्या सारे लेक्चर को देखकर अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। सारे के सारे लेक्चर क्या वन शॉट के फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो चलो आज के वीडियो हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।